आज मैं आपको कहानी बताऊंगा हाल ही में रिलीज हुई फिल्म ड्राइव माई कार की, जो कि काफ़ी बेस्ट जैपनीज़ ड्रामा मूवी है। आपको बता दें कि 94th एकेडमी अवार्ड्स में ड्राइव माई कार ने बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म का ऑस्कर अपने नाम किया है। मूवी शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप मुझे सपोर्ट करें और इसके लिए आपको वीडियो को लाइक करना होगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। ये फिल्म हारुकी मुराकामी की शॉर्ट स्टोरी पर आधारित है। लगभग 3 घंटे की फिल्म को राइसुके हामागुची ने डायरेक्ट किया है। फिल्म को IMDb पर 7.6 की रेटिंग मिली है और 80% गूगल यूज़र ने फिल्म को लाइक किया है। फिल्म में मुख्य किरदार निभाए हैं हिदेतोशी निशिजिमा, टोको मुयुरा, रिकी किरिशिमा, पार्क यू रिम, जिंडे योन और सोनिया युआन ने। फिल्म की शुरुआत जापान में होती है। वहाँ एक घर में ऑटो नाम की एक लड़की नज़र आती है। वो स्क्रीन राइटर है। वो अपने पति यूसुके को एक कहानी सुनाती है। असल में ऑटो के दिमाग में सूजन होती है, जिसकी वजह से वो चीज़ें भूल जाती है। ऑटो इसका एक सॉल्यूशन निकालती है। वो अपने पति को हमेशा कहानी सुनाती है। यूसुके याद करके उसे अगले दिन उसी कहानी को वापस से सुनाता है। ऑटो अपने पति को एक लड़की के बारे में स्टोरी सुनाती है, जिसको अपने स्कूल के एक लड़के के साथ सेक्स करना होता है, लेकिन वो लड़की उस लड़के से ये बात एक्सप्रेस नहीं कर पाती और घर लौट आती है। वो लड़की अपने माता पिता को पसंद नहीं करती और फिर वह बेड पर आकर मास्टरबेट करती है। यूसुके को ऑटो की ये स्टोरी पसंद आती है। ऑटो उस लड़की के बारे में जो भी चीज़ें बताती है, पूरी कहानी सुनाकर ऑटो सो जाती है और नेक्स्ट डे ये दोनों अपने काम पर निकल जाते हैं। कार से जाते हुए ये दोनों उस स्टोरी पर चर्चा करते हैं। यूसुके पूरी कहानी ऑटो को बताता है और कहता है कि ये स्टोरी शायद प्रोड्यूसर को पसंद आएगी। ऑटो कार में ही पूरी स्टोरी को लिख लेती है। यूसुके कहता है कि तुम इसकी बाकी डिटेलिंग भी कर लेना। इस पर ऑटो कहती है हाँ मैं कर लूँगी। फिर ऑटो एक होटल के बाहर कार से उतर जाती है और कहती है कि वो डायरेक्ट शो में मिलेगी। फिर यूसुके अपने थिएटर में चला जाता है। असल में वो एक फेमस थिएटर आर्टिस्ट होता है। इसके बाद हम देखते हैं यूसुके अपना नाटक अंकल वानिया परफॉर्म करता है। ये नाटक जापान में काफ़ी फेमस नाटक है, जिसमें एक आदमी की मिडिल एज की स्टोरी दिखाई जाती है और ये काफ़ी डार्क भी होता है। नाटक के बाद यूसुके अपने रूम में आता है तो ऑटो भी वहाँ आ जाती है और यूसुके की मुलाकात कुजुके से कराती है, जो कि यूसुके का बहुत बड़ा फ़ैन होता है। वो 1-2 नाटक कर चुका है और यूसुके के साथ काम करने की इच्छा जाहिर करता है। यूसुके मान जाता है। इसके बाद कुजुके कहता है कि वो रोल के लिए जल्द ही यूसुके से मिलेगा। इसके बाद ऑटो और कुजुके वहाँ से चले जाते हैं। कुछ दिन बाद यूसुके सुबह जल्दी उठकर अपना बैग पैक करता है, क्योंकि उसको किसी दूसरे शहर में परफॉर्म करने जाना होता है। वो देखता है कि ऑटो सोई हुई है तो वो उसको एक किस करता है, जिससे ऑटो उठ जाती है और वो यूसुके को एक रिकॉर्डिंग देती है। ये रिकॉर्डिंग असल में यूसुके के नाटक की होती है, जिसे सुनकर यूसुके हमेशा प्ले को याद रखता है। इसके बाद यूसुके वहाँ से निकल जाता है। इसके बाद यूसुके गाड़ी निकालकर एयरपोर्ट जाने लगता है। रास्ते में वो अपने शो की रिकॉर्डिंग सुनता है। यहाँ हमको पता चलता है कि अंकल वानिया प्ले में पहले ऑटो भी काम किया करती थी। उसको भी प्ले में काफ़ी डायलॉग याद हैं। यूसुके एयरपोर्ट पर पहुंचकर गाड़ी से अपना सामान निकाल कर जाने लगता है। तभी उसको एक मैसेज आता है कि उसकी फ़्लाइट 1 दिन के लिए पोस्टपोन हो गई है। तो यूसुके अपनी गाड़ी लेकर वापस घर की तरफ निकल आता है। 2-3 घंटे की ड्राइव के बाद जब यूसुके अपने घर में आता है तो देखता है कि बेडरूम में ऑटो किसी लड़के के साथ सेक्स कर रही है। ये देख यूसुके काफ़ी दुखी होता है और बिना कुछ बोले वहाँ से अपनी कार में निकल जाता है और वहाँ से होटल आकर रुकता है। इसके बाद यूसुके को ऑटो का वीडियो कॉल आता है। यहाँ पर दोनों नॉर्मल बात करते हैं। यूसुके यहाँ पर ऑटो को ये नहीं बताता कि उसने उसे किसी और के साथ इन्वॉल्व होते हुए देख लिया है। अगले दिन यूसुके अपने काम के लिए दूसरे शहर में चला जाता है, जिसमें वह कार से जाता है। वो कार में ही अपना प्ले सुनता हुआ जाता है और इसी बीच उसकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। अगले दिन उससे मिलने हॉस्पिटल में ऑटो आती है। यूसुके बताता है कि ऑटो तुम अपना ख्याल रखो। वहाँ से ये दोनों डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर बताता है कि यूसुके एक ही आंख से देख सकता है, लेकिन यूसुके को तो सब कुछ नॉर्मल लगता है। फिर डॉक्टर उसे कार ड्राइव करने से मना कर देते हैं। ऑटो यूसुके को संभालती है। इसके बाद कुछ साल बाद का वक्त दिखाया जाता है। यूसुके और ऑटो की बेटी की मौत हो जाती है, जिससे ये दोनों काफ़ी ज़्यादा दुखी होते हैं। फिर दोनों कार से घर जाने लगते हैं। ऑटो कार ड्राइव करती है और यूसुके को ड्राइविंग से दूर रहने को कहती है। यहाँ पर यूसुके थोड़ा कंफ्यूज होता है। पर वहाँ से थोड़ी दूर जाने पर ऑटो यूसुके से बच्चों के बारे में पूछती है तो यूसुके कहता है कि कोई भी उसकी बेटी की जगह नहीं ले सकता। वहाँ ऑटो बोलती है कि वो यूसुके से काफ़ी ज़्यादा प्यार करती है। फिर दोनों कार से ही आगे बढ़ जाते हैं और दोनों घर आते हैं, किस करने लगते हैं। फिर दोनों सेक्स करते हैं और इसके बाद दोनों सो जाते हैं। वहाँ ऑटो उस लड़की की कहानी को आगे बताती है, जिसमें वो लड़की अब बड़ी हो चुकी है और वह पहले एक मछली थी, ऐसा उस लड़की को लगता था। ऑटो जब
उस लड़की की स्टोरी बता रही होती है। तो यूसुके और ओटो किस करते रहते हैं। ओटो बताती है कि अब वो लड़की सेक्स करना भूल गई है। वो लड़की एक दिन किसी के साथ इंटीमेट होती है तो उसके घर पर कोई आ जाता है, वह कुछ भी नहीं कर पाते। कहानी बताते बताते ही दोनों सेक्स करते करते सो जाते हैं। अगली सुबह यूसुके नेट पर मछलियों के फ़ोटोज़ देख रहा होता है और उस लड़की को समझने की कोशिश करता है। तभी वहाँ ओटो आती है और यूसुके से कहानी बताने को कहती है, जिस पर यूसुके कहता है कि वो स्टोरी बोल चुका है। फिर यूसुके अपनी एक्टिंग के लिए निकलने लगता है तो ओटो उसको शाम में जल्दी आने को कहती है। इस पर यूसुके हाँ बोलकर अपने काम के लिए निकल जाता है, जिसमें यूसुके रिकॉर्डिंग सुनते हुए काम पर जाता है। वो रात को जब वापस घर आता है तो अपने प्ले के डायलॉग बोलता हुआ घर आता है। जब यूसुके घर के अंदर पहुंचता है तो बेडरूम में ओटो को ज़मीन पर पड़े हुए पाता है। ओटो की सांसें नहीं चल रही होती, जिसे देख यूसुके काफ़ी डर जाता है। फिर यूसुके एम्बुलेंस बुलवाता है। कुछ दिनों के बाद यूसुके हमें ओटो की शोक सभा में दिखाई देता है, यानी ओटो मर चुकी होती है, जिसमें काफ़ी लोग भी आते हैं। यहाँ पर कोचिके भी होता है। इसके बाद सब लोग वहाँ से निकलते हैं। कोचिके भी यूसुके से मिलकर निकल जाता है। कुछ महीने बीत जाते हैं और यूसुके अपने नाटक में दिखता है और वह लीड रोल में होता है और अपने डायलॉग काफ़ी अच्छे से बोलता है और फिर कैरेक्टर को छोड़ देता है और वहाँ से अंदर आकर काफ़ी दुखी होता है। इसमें यूसुके कंफ्यूज हो जाता है, जिसमें बाकी लोग भी कंफ्यूज हो जाते हैं और अब यूसुके की स्टेज पर आने की हिम्मत नहीं होती। फिर 2 साल बाद का वक्त दिखाया जाता है। एक दिन यूसुके अपनी कार में रिकॉर्डिंग सुनते हुए आगे बढ़ता है और ऐसे ही काफ़ी सारा वक्त गुजार देता है। एक दिन यूसुके हिरोशिमा जा रहा होता है, जहां पर उसको एक नई जॉब मिली है। उसे अपने ही प्ले अंकल वान्या को डायरेक्ट करने का मौका मिला है और वह हिरोशिमा पहुंचता है। फिर उसकी मुलाकात वहां हुई और चोई से होती है, जिसमें हुई इस नाटक की मैनेजर है और चोई को यूसुके की मदद के लिए रखा गया होता है। फिर वो लोग यूसुके को वो पेपर्स देते हैं जिसमें बताया गया है कि वो 2 महीने के बाद प्ले करने वाले हैं और वहाँ चोई बताती है कि सब लोग कल ऑडिशन के लिए आने वाले हैं, जिसमें उन्हें सभी एक्टर्स को चुनना होगा। और वहाँ चोई यूसुके को उसका घर बताता है, जिसमें 2 महीने यूसुके रहने वाला है। हुई बताती है कि वो लोग यूसुके को ड्राइवर देंगे, लेकिन यूसुके ड्राइवर को मना कर देता है। तो चुई कहती है कि कुछ वक्त पहले उनके डायरेक्टर की कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी, तब से उनकी पॉलिसी है कि वो अपना ड्राइवर देते हैं। लेकिन यूसुके को ये चीज़ पसंद नहीं आती। वहाँ चुई ड्राइवर की तारीफ़ करती है। इसके बाद वो लोग नीचे आते हैं, जहाँ पर उनकी मुलाकात मिसाकी से होती है, जिसमें यूसुके मिसाकी से मदद लेने में कन्फ्यूज होता है, जिसमें जोए मिसाकी से टेस्ट ड्राइव देने को बोलता है और मिसाकी हाँ बोल देती है और कहती है कि वो अच्छे से कार चला सकती है। फिर यूसुके अपनी कार की चाबी उसे दे देता है और फिर मिसाकी गाड़ी चलाती है। यूसुके भी बैठा होता है। मिसाकी यूसुके की कार की तारीफ़ करती है और फिर दोनों वहाँ से निकल जाते हैं, जिसमें मिसाकी अच्छे से नियम का पालन करके गाड़ी ड्राइव करते हुए आगे बढ़ती है। यूसुके मिसाकी से कैसेट शुरू करने को कहता है, जिसमें यूसुके अपने डायलॉग्स बोलता है और दोनों आगे बढ़ जाते हैं। इसके बाद वो यूसुके के घर पहुंचते हैं। वहां पर जोय भी आया होता है, जो यूसुके को उसका घर दिखाता है। यूसुके को घर काफ़ी पसंद आता है। जोय उसको बोलता है कि नेक्स्ट डे मिसाकी तुम्हें पिक कर लेगी। यह बोलकर वो वहां से निकल जाता है। रात में यूसुके ऑडिशन के लिए आने वाले लोगों की डिटेल देखता है। वहाँ उसे कोची भी दिखाई देता है और फिर अगले दिन मिसाकी और यूसुके वहाँ से निकलते हैं। किसी जगह पहुँच यूसुके ऑडिशन शुरू करता है और फिर 2 बुजुर्गों की परफॉर्मेंस देखकर उनकी तारीफ करता है। फिर वहाँ से कोची को टोको नाम की एक लड़की के साथ अंदर आता है और फिर दोनों अपने बारे में बताते हैं। दोनों साथ में परफॉर्म करते हैं और यूसुके फिर इस शो के लिए उन्हें एक्ट करने को कहता है। तब दोनों बात करना शुरू करते हैं, जिसमें दोनों अपनी एक्टिंग दिखाते हैं। वहाँ कोची को टोको के पास आता है। वह टोको को पसंद करता है, यह बोलते हुए जिसमें वह काफ़ी खतरनाक तरीके से बोलता है और फिर दोनों किस करने लगते हैं। तभी यूसुके उन्हें रोक देता है और कहता है कि वो उनको कॉल करेगा। फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। फिर जीन नाम की एक लड़की आती है जो कि गूंगी होती है। वह जोय की वाइफ है, जिसमें जीन अपना ऑडिशन साइन लैंग्वेज में देती है और वहाँ से जोय उनकी बातें समझकर यूसुके को बताता है। यूसुके को उसका काम पसंद आता है और वो बोलता है कि वो उसे कॉल करेगा। फिर जोय भी जीन के साथ वहाँ से निकल जाता है। कुछ देर के बाद वो सब लोग उनके द्वारा चुने गए लोगों के फ़ोटोज़ देखते हैं, जिसमें मेन लीड के लिए उनके पास 3 ऑप्शन होते हैं। फिर यूसुके नीचे आता है, वहाँ से मिसाकी के साथ निकल जाता है। अगले दिन जोय बताता है कि वहाँ पर जो भी लोग हैं सबको चुन लिया गया है, वो प्ले में काम करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हैं। यूसुके सबको अपना रोल बताता है, जिसमें उसने टोको को लीड हीरोइन और वान्या के रोल के लिए कोचिके को चुना होता है, जिसमें कोचिके कहता है ये रोल उसकी उम्र से काफ़ी बड़ा है। तो यूसुके कहता है कि मेकअप से वो बड़ा दिख सकता है, तो कोचिके रोल के लिए तैयार हो जाता है। यूसुके के सामने ही सभी लोग अपना कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हैं और यूसुके कहता है कि सभी लोग साथ में स्क्रिप्ट पढ़ेंगे। फिर वहाँ सब साथ में अपने अपने डायलॉग्स बोलते हैं और यूसुके सभी का वॉइस मॉड्यूलेशन सुनाने को कहता है। कोचिके और टोको अपना डायलॉग्स बोलते हैं। जीन अपना एक्ट
साइन लैंग्वेज में करके दिखाती है और फिर काम खत्म होता है और वहाँ यूसुके सबको प्रैक्टिस करते रहने को बोलता है। फिर वहाँ से चला जाता है। नीचे जाने पर यूसुके मिसाकी से कहता है कि वहाँ पर काफ़ी ठंड है। मिसाकी भी यस बोलती है। फिर दोनों कार से आगे बढ़ते हैं। मिसाकी कार में ऑडियो चला देती है जिसमें यूसुके अपने डायलॉग्स बोलकर याद करता है और फिर वो घर पहुँचता है। धीरे धीरे सब प्रैक्टिस करके अपने डायलॉग याद करते रहते हैं और ऐसे ही वक्त गुजरता है। फिर एक दिन कोजिके और यूसुके एक कार में बैठे होते हैं। वहाँ कोजिके यूसुके को बताता है कि वह उसको याद करता रहता है और वो ये भी बताता है कि वो ऑटो की स्टोरी और यूसुके की एक्टिंग का बहुत बड़ा फ़ैन होता है। इसमें यूसुके कहता है कि वह दोनों चीज़ें काफ़ी अलग हैं और काफ़ी बेहतर, जिसमें कोजिके यूसुके की तारीफ़ करता है और बताता है कि शो के लिए उसकी डिटेलिंग काफ़ी अच्छी है। कोजिके बताता है कि ऑटो के लिए कहानी में वो मदद करता था। यूसुके को वो चीज़ पसंद आती है और वो बताता है कि कोजिके भी एक स्टार है, जिसमें कोजिके कहता है कि वह स्टार नहीं है बल्कि उसे टीवी शोज़ के लिए बड़ा बनाकर दिखाया गया था और उसी की वजह से वो फेमस हुआ। और जब यूसुके उससे पूछता है कि क्या वो हर लड़की के साथ सोता है, जिस पर कोजिके कहता है कि लड़कियां अपने आप उसके पास आ जाती हैं। यूसुके कहता है कि सेक्स से ही सभी चीज़ें नहीं होती है। तब कोजी कहता है कि तुम्हारे लिए ऑटो एक परफेक्ट लड़की थी। कोजिके यूसुके से ऑटो के बारे में पूछता है। इसमें यूसुके पूछता है कि क्या तुम उसे प्यार करते थे, जिसमें कोजिके बोलता है यस, लेकिन ऑटो सिर्फ यूसुके से प्यार करती थी। ये बात कोजिके उसको कहता है। इस पर यूसुके हंसता है और फिर कोजिके वहाँ से उठकर एक आदमी के पास जाता है जिसने उसकी तस्वीर निकाली होती है। कोजिके उस पर भड़क जाता है और फिर यूसुके कोजिके को रोकता है और फिर वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। नेक्स्ट डे राउंड टेबल पर सब लोग स्क्रिप्ट पढ़ रहे होते हैं। यहाँ पर यूसुके कोजिके को थोड़ा सा फोकस करके डायलॉग को थोड़ा फील करके बोलने को कहता है। वो सभी लोग फिर से स्क्रिप्ट शुरू करते हैं। फिर सब लोग अपना अपना डायलॉग बोलते हैं। यहाँ पर यूसुके बार बार कोजिके को फोकस करके डायलॉग बोलने को कहता है। टोको जब अपने काम के बारे में यूसुके से पूछती है तो यूसुके उसके काम की तारीफ़ करता है और फिर वहाँ सभी लोग प्रैक्टिस करते हैं, जिसमें धीरे धीरे कोजिके भी सब कुछ सही से सीखने लगता है। टोको भी अपने डायलॉग अच्छे से तैयार करती है। फिर यूसुके प्रैक्टिस ख़त्म करता है। इसके बाद जोय यूसुके से नेक्स्ट डे के वीडियोज़ निकालने के बारे में बात करता है और फिर वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। बाकी लोग अपनी प्रैक्टिस के बारे में बात करते रहते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं मिसाकी ड्राइव कर रही है और जोय और यूसुके पीछे बैठे होते हैं। वहाँ जोय यूसुके की लैंग्वेज की पकड़ की तारीफ़ करता है और यूसुके को घर पर खाने के लिए बुलाता है। इसके बाद यूसुके और मिसाकी दोनों ही जोय के घर जाते हैं, जहाँ पर जोय और उसकी वाइफ मिसाकी और यूसुके का स्वागत करते हैं। फिर सभी खाना खाते हैं। वहाँ पर यूसुके जोय और जीन के लव और शादी के बारे में पूछता है तो जोय बताता है कि वो दोनों ऑडिशन में मिले थे, दोनों को प्यार हो गया, तब से दोनों साथ में ही हैं। जोय पहले बाहर घूमा करता था और शादी के बाद से वो अपना सारा वक्त जीन को ही देता है। तब यूसुके जीन से पूछता है कि उसने ऑडिशन क्यों दिया तो जीन साइन लैंग्वेज में बात करती है और बताती है उसके मिस कैरेज के बाद वो डांस नहीं कर पाती थी, जिस वजह से उसे काम चाहिए था और इसलिए वह ऑडिशन देने आई थी। जोय बताता है कि जीन को प्रैक्टिस में काफ़ी मज़ा आता है और वो दोनों पति पत्नी यूसुके के बहुत बड़े फ़ैन हैं। मिसाकी बताती है कि उसको खाना पसंद आया। इसके बाद मिसाकी जीन के डॉग के साथ खेलने लगती है। बाकी सब लोग वहाँ पर हैप्पी होते हैं। इसके बाद यूसुके और मिसाकी बाय बोलकर वहाँ से चले जाते हैं। कार में यूसुके मिसाकी से प्रैक्टिस देखने आने के लिए बोलता है और मिसाकी हाँ बोल देती है। इसके बाद यूसुके बताता है कि ये प्ले उसकी वाइफ की आवाज़ में है, इसलिए वो इसे बार बार सुनता रहता है। वो पहले अंकल सिल्वेनिया का रोल किया करता था लेकिन अब वह उसे नहीं करना चाहता। फिर यूसुके मिसाकी से पूछताछ करता है कि उसने ड्राइविंग कैसे सीखी। इस पर मिसाकी बोलती है कि उसने अपने गांव में ही ड्राइविंग सीख ली थी और ये काम काफ़ी वक्त से कर रही है। उसकी माँ ने ही उसे ये सिखाया था। मिसाकी अपनी माँ को काम पर छोड़ने जाया करती थी और रास्ता बहुत ख़राब था। तब मिसाकी काफ़ी अच्छे से ड्राइविंग किया करती थी जिससे उसकी माँ की नींद ख़राब न हो और अगर वह जाग जाती थी तो वह मिसाकी को मारती थी, इसलिए वह काफ़ी अच्छे से ड्राइविंग करना सीख गई। उसकी माँ की वजह से ही वो इतनी अच्छी ड्राइवर बन पाई है। अगले दिन हम देखते हैं सभी लोग प्रैक्टिस करते हैं और थोड़ा रिकॉर्ड करते हैं। यूसुके सीन के हिसाब से थोड़े से डायलॉग में बदलाव करता है। फिर एक दिन यूसुके और मिसाकी काम पर से जा रहे होते हैं। यूसुके अपनी टेप सुनता है और वहाँ उसे कार में कोजिके और टोको दिखते हैं। फिर दोनों आगे बढ़ते हैं। यूसुके की गाड़ी आगे बढ़ती है तो यूसुके देखता है कि कोजिके ने गाड़ी को ठोक दिया है। वह यूसुके को फ़ोन लगा रहा होता है। तब यूसुके उसे इग्नोर करके आगे बढ़ जाता है और फिर वह प्रैक्टिस में आता है। वहाँ पर कोजी और टोको लेट पहुँचते हैं, जिसमें बाकी लोग अपने डायलॉग बोलते रहते हैं। वहाँ कोजिके लेट आने के लिए माफ़ी मांगता है। यूसुके दोनों को थोड़ा दूर रहने की सलाह देता है। फिर दोनों अपने अपने डायलॉग की प्रैक्टिस करते हैं और वहाँ कोजिके जब डायलॉग बोलता है तो यूसुके बीच में उन्हें रोकता है और कोजिके से रोल के बारे में पूछता है तो कोजिके कहता है कि वो बाकी लोगों के साथ कांटेक्ट नहीं कर पा रहा है। इसके बाद यूसुके सभी को एक साथ
डायलॉग फिर से प्रैक्टिस करने को कहता है। फिर सब लोग डायलॉग पढ़ते हैं। कुछ घंटों के बाद जब यूसुके जा रहा होता है तो कोजिके उसके पास आकर माफ़ी मांगता है और बताता है कि दूसरी लैंग्वेज बोलने में उसको प्रॉब्लम होती है। इस पर यूसुके कहता है कि अगर वह चाहे तो नाटक छोड़ सकता है, लेकिन कोजिके कहता है कि वो मेहनत करेगा और अपने डायलॉग में सुधार करेगा। यह बोलकर वो चला जाता है। फिर मिसाकी ड्राइव करके यूसुके को घर लेकर जाती है, लेकिन यूसुके मिसाकी से हिरोशिमा देखने के लिए कहता है, तो दोनों वहां से आगे बढ़ते हैं और मिसाकी यूसुके को एक फैक्ट्री में लेकर जाती है। मिसाकी बताती है कि उसे वहां आना पसंद है। यूसुके उस जगह को देखता है और वहां से दोनों फिर आगे बढ़ जाते हैं। जब यूसुके मिसाकी से पूछता है कि वो कैसे हिरोशिमा पहुंची, इस पर मिसाकी बताती है कि उसका घर पहाड़ के बीच में था। एक दिन बड़ा पत्थर उनके घर के ऊपर गिरा और उनका घर तबाह हो गया और उसकी माँ भी मर गई। उसके पास कोई घर नहीं था, इसलिए मिसाकी हिरोशिमा आ गई और उसे ड्राइव करना आता था। तब से वह यही काम कर रही है और वह खुद की एक कार के लिए पैसे जमा कर रही है। फिर दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। इसके बाद दोनों एक नदी के पास आते हैं और स्मोक करते हैं। यूसुके को ये जगह काफ़ी अच्छी लग रही है। वह मिसाकी को ओटो के बारे में बताता है और कहता है कि वो ओटो से काफ़ी ज़्यादा प्यार करता था। 2 साल पहले उसकी मौत हो गई क्योंकि उसको ब्रेन ट्यूमर था। इसके बाद ये दोनों कार से घर के लिए निकल जाते हैं। यूसुके बताता है कि वो इस बात को लेकर कंफ्यूज है कि वो अकेला कैसे जिएगा। वो ये भी जाहिर करता है कि अगर उसकी बेटी ज़िंदा होती तो वो मिसाकी की उम्र की होती। कुछ दिनों के बाद यूसुके अपनी टीम को लेकर एक गार्डन में आता है। वहाँ सब लोग प्ले की प्रैक्टिस करते हैं। वहाँ पर टोको और जीन अपने डायलॉग्स बोलते हैं। दोनों का काम काफ़ी अच्छा होता है जो कि यूसुके को पसंद आता है। वहाँ टोको जीन के गले मिलकर अपने डायलॉग ख़त्म करती है और यूसुके उनकी तारीफ़ करता है और कहता है कि वो दोनों अब स्टेज के लिए तैयार हैं। फिर यूसुके कोजिके को प्रैक्टिस करने के लिए बोलता है। फिर कोजिके टोको के साथ प्रैक्टिस करता है और फिर रात को कार में मिसाकी यूसुके को थैंक्स बोलती है क्योंकि उसने उसे प्रैक्टिस में आने दिया। इसके बाद हम एक रेस्टोरेंट में यूसुके और कोजिके को साथ में बैठे हुए देखते हैं। यूसुके कोजी से कहता है कि वो पहले से बेहतर कर रहा है। कोजिके यूसुके से अंकल वानिया का रोल करने को कहता है, जिस पर यूसुके उसको बताता है कि जब कोई अंकल वानिया के रोल में होता है तब वह अंदर से फील करता है और अब वो इस चीज़ को फील नहीं करना चाहता। कोजिके बताता है कि वो इस रोल के लिए परफेक्ट नहीं है। वह अंदर से काफ़ी डरा हुआ है और कोजिके पूछता है कि इस रोल के लिए उसे ही क्यों चुना गया। इस पर यूसुके बताता है कि ओटो ने पहले ही इस रोल के लिए उसे रिकमेंड किया था, इसलिए उसे चुना गया और साथ में उसका ऑडिशन भी काफ़ी अच्छा था। यूसुके उसको रोल में पूरी तरह डूब जाने की सलाह देता है। इसके बाद वहाँ एक आदमी कोजिके की तस्वीर निकालता है। तभी यूसुके कोजी को पकड़कर वहाँ से बाहर निकाल कर ले जाता है। इसके बाद मिसाकी गाड़ी चलाती है और यूसुके और कोजिके गाड़ी में पीछे बैठे हुए बातें करने लगते हैं। यूसुके बताता है कि ओटो और उसकी बेटी थे और अब वो दोनों मर चुके हैं। उनकी मौत के बाद वो ओटो के और भी करीब आ गया है और ओटो काफ़ी अच्छी एक्ट्रेस थी, लेकिन उसने एक्टिंग छोड़कर स्टोरी लिखना शुरू कर दिया था। ओटो ने पहली स्टोरी उनके बीच पहले सेक्स के बाद बोलना शुरू की थी। उसके बाद उसकी मेमोरी कमज़ोर होने लगी थी, जिसमें स्टोरी याद करके अगले दिन वो ओटो को सुनाता था और पहले स्टोरी के हिट होने के बाद ही ओटो फेमस हो चुकी थी और तब से वो दोनों सेक्स के बाद ही स्टोरी लिखते थे और ये कहानियाँ उनके लिए काफ़ी स्पेशल थी। इसमें दोनों परफेक्ट थे, लेकिन एक दिन जब यूसुके घर पर आया तब उसने देखा कि ओटो दूसरे के साथ सेक्स कर रही है, लेकिन मैंने उसको कुछ नहीं कहा। लेकिन यूसुके जानता था कि वो काफ़ी सारे लोगों के साथ सोई थी। कोजी समझ जाता है कि यूसुके के दिल में आज भी ओटो के लिए काफ़ी फीलिंग्स है। यूसुके बताता है कि ओटो घर में ही काफ़ी लोगों के साथ सेक्स करती थी, लेकिन वो फिर भी उसको प्यार करता था, इसलिए उसने कभी भी ओटो को कुछ नहीं कहा और अगर उसने कुछ भी कहा तो ओटो उसे छोड़ देगी, उसे ऐसा लगता था। इसलिए यूसुके उसे कुछ भी नहीं बोलता था। कोजिके इस पर कहता है कि उसको ये बात ओटो को बोलनी चाहिए थी। इस पर यूसुके कोजिके से कहता है कि तुम उसके बारे में जानते क्या हो। इस पर कोजिके यूसुके को एक कहानी सुनाता है, जिसमें ओटो की कहानी में लड़की के घर पर कोई आ जाता है और वह कहानी वही होती है जिसे यूसुके ने कहा था कि वो भूल गया था। ऐसा उसने झूठ बोला था, जिसमें उस लड़की के घर पर एक लड़का आता है और वो लड़का उस लड़की को आधी नंगी देख लेता है, उसका रेप करता है और फिर वह लड़की उस लड़के को मार देती है और उसकी लाश को अपने बेड के नीचे छिपा देती है। वह काफ़ी डर जाती है और स्कूल में जाकर टीचर से सब बातें बता देने वाली होती है और वहीं पर वह देखती है कि वह लड़का स्कूल में ही है, तो वो लड़की और भी ज़्यादा डर जाती है और तभी वह घर आकर लड़के की लाश को देखती है, जिसमें वहाँ पर वो लाश को नहीं पाती। तो लड़की सोच में पड़ जाती है कि उसने उस लड़के को मारा भी है या नहीं। इसी के साथ ये कहानी ख़त्म हो जाती है, जिसमें कोजिके बताता है कि यह कहानी आगे भी लिखी जा सकती है या तो फिर यहाँ भी ख़त्म की जा सकती है। कोजिके बताता है कि ओटो एक अच्छी लड़की थी और उसका दिल काफ़ी साफ था।
यूसुके कोजिके की बातों से समझ जाता है कि वो भी ओटो के साथ सोया है, लेकिन ओटो सिर्फ यूसुके से प्यार करती है, वो समझ गया था। कोजिके यूसुके से पूछता है कि क्या वो हमेशा ओटो से प्यार करता रहेगा। इस पर यूसुके कुछ भी नहीं बोलता। फिर वो एक घर के पास कोजिके को उतार देते हैं और मिसाकी और यूसुके आगे बढ़ जाते हैं। रास्ते में मिसाकी कहती है कि कोजिके की बातों से तो यही लगता है कि वो सच बोल रहा था। इस पर यूसुके सिगरेट निकालता है और मिसाकी और यूसुके सिगरेट पीते हुए आगे बढ़ जाते हैं। अगले दिन स्टेज पर नाटक की प्रैक्टिस चल रही होती है और कोजिके बाहर आकर एक्टिंग करता है, जिसमें वो सबको मारने लगता है, जिसमें वो अच्छे से एक्टिंग करता है। वहाँ जोए उसके काम की तारीफ करता है। ये देख यूसुके भी खुश होता है। फिर वहाँ पर ऑफिसर आ जाते हैं और कोजिके को अपने पास बुलाते हैं। इस पर कोजिके पूछता है कि क्या हुआ। इस पर ऑफिसर बताता है कि उसने कल रात को एक आदमी को मार दिया था। यह सब कैमरे में रिकॉर्ड है, जो पुलिस ने देख भी लिया है। और वहाँ कोजिके कहता है कि उसने सही ही किया था। इसके बाद कोजिके यूसुके को बाय बोलता है और ऑफिसर्स के साथ वहाँ से निकल जाता है। इसमें यूसुके काफ़ी कंफ्यूज हो जाता है और वहाँ पर सब लोग चौंक जाते हैं। कुछ देर बाद जोए और होए पुलिस स्टेशन के बाहर आकर यूसुके से बताते हैं कि वो लोग कोजिके को नहीं छोड़ने वाले और उन्हें किसी से भी नहीं मिलने दिया जा रहा है। फिर हुई नाटक के बारे में पूछती है, जिसमें उसके पास काफ़ी कम टाइम होता है, तो हुई यूसुके को वान्या का रोल करने को बोलती है। शुरुआत में यूसुके मना कर देता है, लेकिन फिर जब हुई इंसिस्ट करती है तो यूसुके कहता है कि वो सोचकर बताएगा। इसके बाद वो सब लोग वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद यूसुके मिसाकी को शांति वाली किसी जगह पर चलने के लिए कहता है। यूसुके मिसाकी से उसके गांव चलने के लिए कहती है, तो मिसाकी कार ड्राइव करते हुए चल देती है। दोनों वहाँ से निकलते हैं। टनल को पार करते हुए ये काफ़ी लंबा सफ़र होता है, जिसमें रास्ते मिसाकी बताती है कि कल रात तक हम वहाँ पहुँच जाएंगे। इसके बाद दोनों काफ़ी पीते हुए आगे बढ़ते हैं। रास्ते में वो एक जगह पर रेस्टोरेंट में कुछ खाना खाते हैं और फिर ड्राइव करते हुए आगे बढ़ने लगते हैं। मिसाकी बताती है कि आज की रात तक वो लोग गाँव तक पहुंच जाएंगे। जब दोनों लोग कार से जा रहे होते हैं तो यूसुके बताता है कि उस दिन जब ऑटो मरी थी तो मुझे उसने घर जल्दी आने को बोला था, लेकिन मैं जानबूझकर लेट गया था, इसलिए ऑटो मुझे बेड के नीचे मिली। अगर मैं जल्दी चला जाता तो शायद वो बच जाती। ये सुनकर मिसाकी भी कहती है कि जिस दिन उसके घर पर पत्थर गिरे थे वो बाहर आ गई थी। जब उसने अपने घर पर देखा जिसमें उसकी माँ मरने वाली थी तो वो घर के अंदर से निकल आई। वह चाहती तो अपनी माँ को बचा सकती थी, लेकिन उसने उसे बचाने के बारे में सोचा ही नहीं था। और फिर यूसुके कहता है कि इन दोनों ही हादसों में उन दोनों की कोई गलती नहीं है। इस तरह दोनों लोग आगे बढ़ते हुए फिर दोनों एक बोट से आगे जाते हैं। वहाँ यूसुके बाहर आकर देखता है कि पानी ठंडा है और वहाँ काफ़ी ठंड होती है। फिर वो अंदर आता है और वहाँ पर देखता है कि मिसाकी सोई हुई है, तो उसको चादर उड़ाता है और फिर दोनों सो जाते हैं। अगली सुबह वो दोनों आगे बढ़ते हैं। जब यूसुके उस जगह को देखता है तो वो जगह यूसुके को काफ़ी खूबसूरत लगती है। वो एक बड़ी सी जगह पर गाड़ी रोकते हैं। फिर दोनों वहाँ से चलकर गाँव की तरफ आगे बढ़ते हैं। फिर दोनों ऊपर की तरफ आते हैं। वहाँ यूसुके मिसाकी की माँ के लिए फूल लाया और मिसाकी यूसुके को उसका टूटा हुआ घर दिखाती है, जो कि अब बदल चुका है। यूसुके उसकी माँ की जगह पर फूल चढ़ाता है। मिसाकी अपनी माँ को याद करके कहती है कि उसकी माँ उसको बेशक मारा करती थी, लेकिन फिर भी वो अपनी माँ से बेहद प्यार करती है। इसके बाद मिसाकी एक जगह बैठकर सिगरेट पीती है और कहती है कि उन दोनों का दुनिया में कोई नहीं था और उसकी माँ और वो सबसे अच्छे दोस्त थे। मिसाकी को लगता है कि शायद उसकी माँ का थोड़ा सा मानसिक संतुलन हिला हुआ था। इसके बाद यूसुकी भी ऊपर आता है और वहाँ मिसाकी उससे पूछती है कि उसने ऑटो के बारे में जो भी सुना क्या वो सच है, क्या तुम उसको सच्चा प्यार करते थे। इस पर यूसुकी कहता है कि मुझे नहीं पता उसने मुझे कितना प्यार किया, लेकिन मैं ज़रूर उसे प्यार करता था। वह बताता है कि ऑटो का प्यार उसके लिए सच्चा था कि नहीं उसे नहीं मालूम, लेकिन मैं उससे प्यार करता था। मैं उसके दूसरे लोगों के साथ सोने से परेशान था, लेकिन मैं उसे कुछ नहीं बोलता था और इसके लिए मैंने ऑटो को खो दिया। वो कहता है कि वह एक बार फिर से ऑटो को देखना चाहता है और वह धोखा देने के लिए उस पर चिल्लाना चाहता है। साथ ही अब तक चुप रहने के लिए भी उससे माफ़ी मांगना चाहता है, लेकिन वह अब उसे कभी नहीं मिलेगा। यह चीज़ उसे पता है और वो अब रो पड़ता है क्योंकि वह कुछ भी नहीं कर सकता। और वहाँ मिसाकी उसे संभालती है। यूसुके कहता है कि जाने वाले तो चले जाते हैं, लेकिन ज़िंदा रहने वाले इस चीज़ से परेशान रहते हैं। उन दोनों को ऐसे ही अंदर घुट घुट कर जीना पड़ेगा। और फिर यूसुके मिसाकी को संभालता है और कहता है कि सब ठीक हो जाएगा। और फिर दोनों अपनी ज़िंदगी के इस कड़वे सच को एक्सेप्ट कर लेते हैं। कुछ दिनों के बाद यूसुके अंकल वान्या के रोल में नाटक करते हुए दिखाई देता है और बाकी लोग भी अपने अपने डायलॉग्स बोलते हैं, जिसमें यूसुके टोको के साथ डायलॉग बोलता है। वहाँ सब लोगों के साथ एक अच्छे प्ले का प्रदर्शन किया जाता है, लेकिन जल्दी ही यूसुके परेशान होकर स्टेज से बाहर आ जाता है, लेकिन खुद पर कंट्रोल करके वो वापस स्टेज पर जाकर अपना प्ले पूरा करता है, जिसमें यूसुके अपने साथी परफॉर्मर जीन का साथ देता है और वहाँ पूरी ऑडियंस उनको देखती रहती है। जीन भी अपना बेस्ट देती है और उनका प्ले मिसाकी भी देखती है। और फिर वहीं
वहीं पर प्ले खत्म हो जाता है, सब लोग तालियां बजाते हैं। कुछ महीने के बाद मिसाकी एक शॉप में दिखाई देती है जिसमें वो कोरोना के टाइम पर शॉपिंग करके बिल लेती है और फिर शॉप से बाहर आती है और फिर वो अपने डॉगी के साथ खेलते हुए एक कार तक आती है। असल में ये कार यूसुके की कार होती है। फिर मिसाकी कार ड्राइव करते हुए आगे बढ़ती है और अपना मास्क उतार कर अपने कुत्ते के साथ खेलने लगती है। यहाँ पर मिसाकी काफ़ी हैप्पी दिखाई देती है और इसी सीन पर फिल्म ख़त्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं ये फिल्म आपको पसंद आई होगी।